हिंद, मैं हूं सरिता सिंह और आप देख रहे हैं द खबर हरियाणा। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसा मेहमान जो लिखता है, जो लिखकर समाज की सच्चाई को सामने लाता है। जो भी घटित होता है, जो भी महसूस वो करती हैं, वो सब अपनी रचनाओं में लिखती हैं। हरियाणवी सांग, हरियाणवी कविताएं उन्होंने काफ़ी लिखी है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदी में उपन्यास भी लिखे हैं। जो पैसेज एक अध्यापिका हैं, तो चलिए हम उनसे करते हैं खास मुलाकात और करेंगे बातचीत उन मुद्दों पर जिन पे वो लिखती हैं। कब उन्होंने लिखना शुरू किया और क्या सोच कर वो लिखती हैं, इसको टारगेट कर लिखती हैं। तो चलिए करते हैं उनसे बातचीत। नमस्कार कमलेश जी। नमस्कार द खबर हरियाणा को और सभी आम दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो हमारा सवाल आपसे यही होगा कि जो लिखने का ख्याल है ये आपके मन में कब आया? देखो, जो साहित्यकार होता है, जैसे मैं 8वीं क्लास में थी या 7वीं क्लास में थी उस टाइम, तो मेरे जो ऐसे होते थे उस टाइम टीचर्स के, जो टीचर देता है ऐसे वगैरह लिखवाते थे, अलग से होते थे मेरे सभी वो। तो टीचर ने पहचान लिया कि इसमें कुछ अलग है, वो मुझे बल्कि पत्रकार बोलने लगे थे। तो वहीं से थोड़ा थोड़ा जो भी मुझे पेज मिल जाता था, कहीं भी कोई भी बुक मुझे मिल जाती थी, मैं उसको स्टडी करती थी। लेखक से पहले पाठक होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बहुत सी बुक्स को पढ़ा है। मैंने अपनी किशोरावस्था में मुंशी प्रेमचंद जी के काफ़ी उपन्यास पढ़ लिए थे, कहीं न कहीं से मुझे मिल भी जाते थे। कई बार घर के गुस्सा भी करते थे कि अपने सिलेबस की छोड़ के इसमें ऐसे वैसे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई में बहुत तेज़ थी और हमेशा फर्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेकंड आती थी, फर्स्ट ही था मोस्टली या फिर सेकंड। 10th में मैं अपने जो मेरा गांव है फर्स्ट आई थी उसमें। तो वहीं से एक पाठक जैसे पढ़ाई का अपना करके मैं अपना हिसाब 11 बजे तक 12 बजे तक, उसके बाद मैं ये बुक्स पढ़ती थी साहित्यकारों की, अच्छी जो किताबें होती हैं, अच्छा साहित्य होता है। तो वहाँ से मेरे अंदर एक जिज्ञासा जो होती है कि भाई कैसे हम लिखते हैं, जो समाज में होता है उन्होंने जो लिखा, क्या हम भी ट्राई कर सकते हैं। तो बच्चे छोटे थे, तो फिर जैसे ही बच्चे बड़े हुए, बच्चों को 10वीं तक अपने को मैंने खुद पढ़ाया है, मैंने ट्यूशन के लिए नहीं भेजा कहीं। 10वीं बाद बच्चे बड़े हो गए, साइंस साइड वगैरह में चले गए, मेरा जो काम था वो छूट गया। तो मेरा जो लिखने का जो जज्बा था वो फिर से उभरा है। उससे पहले क्या था, अखबारों में कविता दे दी, कोई कहानी दे दी, लघु कथा दे दी, इस तरह से होता था छोटा मोटा। तो फिर मैंने 2015 में ये मेरा फर्स्ट नावल आया, प्यार एक पहेली। ये मेरा पहला उपन्यास था और इसमें काफ़ी कमियां थी क्योंकि पहली बुक थी। तो काफ़ी, जैसे ओम प्रकाश चौहान अंकल हैं, यहाँ मेरे पड़ोस में ही हैं, बिल्कुल पास घर है उनका। मैंने उनको दिखाई तो उन्होंने कहा बेटा उपन्यास है, इसको थोड़ा विस्तृत कर सकते थे आप, जैसे दिवाली का सीन आ रहा है इसमें एक, उसमें दाएं बाएं का मतलब इसमें फैक्ट टू फैक्ट लिखा मैंने, तो ये छोटी बुक रहेगी। रोचक बनाना होता है, काफ़ी रोचक तो है ये, लेकिन और भी इसको घटनाओं को ऐड करना होता है कि वहाँ वो ये हो रहा था, वहाँ वो था। तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ ग्रहण किया। और फिर मेरा दूसरा उपन्यास आया विजेता, ये आप देख सकते हैं, ये हरियाणा साहित्य अकेडमी से ही प्रकाशित हुआ। इसको इतनी प्रशंसा मिली, बहुत ज़्यादा, 250 पेजों का उपन्यास। और ये जो होना, इस पर मूवी भी बनाने की बात चल रही है, बल्कि ये बेटी के ऊपर है, बेटी बचाओ के ऊपर, एक अमर नायक का है इसके अंदर, कह सकते हैं विजेता। और फिर ये सिलसिला जो होना चल पड़ा। क्या कहानी है इसकी? इसमें विजेता में अगर हम बात करें तो एक इसमें जो हमारा एक श्रद्धा और अंधविश्वास के बीच का जो गैप होता है ना, उसको मैंने दिखाने की कोशिश करी है। एक 5 वर्षीय इसमें बाबा है, वो 5 साल तक की भविष्यवाणी करता है और उसकी भविष्यवाणी ऐसे संयोग है कि सच निकल जाती है। तो वो बताता है कि भाई आपको अगर बेटी होगी ना, जो 2 उसमें कैरेक्टर हैं, तो वो आपके लिए जो ना बदनसीब से घटित होगी, आपके लिए साबित होगी। तो बाई चांस ऐसा ही होता है, वो लड़की जैसे जन्म लेती है, 2-3 ऐसी घटनाएं हो जाती हैं उनके साथ। तो वो छोड़ने की तैयारी करती है, इसको कहीं छोड़ के आते हैं, तो नौकर नहीं संतान होता, उसको दे देते हैं लड़की को, विजेता नाम है लड़की का। तो वो उसको पालता है और बड़ी करता है। फिर लास्ट में काफ़ी कुछ है इसके अंदर, 3 फैमिली है इसके अंदर, 3 परिवारों की कहानी है ये। और अंत में जो होना, विजेता जिस दादाजी ने छोड़ा था वो उसकी जी जाए, वो उसका जीवन बच जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हैं मंदिर में कि कहाँ तो हमने इसको छोड़ा था और कहाँ हम इसको आज जी जाए हमारी बच्ची। तो इस तरह का इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, 3 फैमिलीज। आपकी कहानियों की जो नायिकाएं हैं, जो कैरेक्टर हैं, वो आप जैसे वो काल्पनिक होते हैं या फिर आप आसपास में देख के उनको लिखती है? देखो, साहित्यकार जो लिखता है ना, वो मूल नहीं होता, क्योंकि मूल तो कुछ भी नहीं है, मूल तो परमपिता ने बना वही है। जो हम लिखते हैं वो समाज से ही ग्रहण करते हैं, उसको वर्ड शब्दों के द्वारा उसको हम पेश करते हैं। कल्पना होती है उसको रोचक बनाने के लिए। तो समाज से जो ग्रहण किया, जो देखा, जो महसूस किया,
वो ही हम कलम के द्वारा उतारते हैं। मूल तो कुछ होता ही नहीं, कल्पना होती है, लेकिन जो फैक्ट होता है ना वो समाज से ही लिया जाता है। हरियाणवी में भी आपने जैसे काफ़ी सांग है, हाँ जी। वो लिखे हैं, और जो सांगी हुए हैं उनके चरित्र पर भी आपने काफ़ी अच्छी कविताएं जो है की हैं। हमारे जो मैंने बचपन से 3 नाम सुने हैं, दादा जाटमेर सिंह, दादा लक्ष्मीचंद और दादा मांगीराम। लेकिन जब इस फील्ड में मैं आई, क्योंकि मेरा उपन्यास रहा है मेन, तो फिर मैंने 2-3 क्योंकि मैं कविताएं भी एक साहित्यकार होने नाते कई बार निकल जाती थी, तो भाई जोगिंदर मलिक है, उन्होंने मेरी एक रचना गाई, सावन सूखा फागण गीला, मौसम रहे उगाड़ा रहे, और ये साज हो रहा है क्योंकि अब की बार सावन अच्छा, लेकिन अक्सर बारिश कम होती है। तो वो रचना इतनी पसंद करी गई कि मैं थोड़ा सा इधर मुड़ गई। उससे पहले हालांकि मैं रामगढ़ी पुस्तक है मेरी, 4 सांगों की, सामाजिक मुद्दों पर आधारित सांग है, उन पे लिखा था मैंने। वैसे तो जो दादा लिख गए उनसे बेटर हम कभी नहीं लिख सकते, उन्होंने बहुत डीपली लिखा है। लेकिन इस धरोहर को अगर आगे न चलाया जाए, जैसे ठहरा हुआ पानी खराब हो जाता है, इस धरोहर को ये रोक दिया जाए, आगे आने वाले पीढ़ी को जो दादा लिख गए ना वो समझ में भी नहीं आएगा, मुझे भी समझ नहीं आता, इतना गहरा ज्ञान है उनके अंदर। तो थोड़ा सा सिंपल अगर हम लिखें उसको सिंपली में, और सही कहूँ तो मैं उनके जैसा डीप लिख भी नहीं सकते हम। कमलेश जी, विचार और विचारधारा समय के अनुसार बदलती रहती है, जैसे हमारा वातावरण होता है, देख लीजिए कि समाज में जो आजकल घटित हो रहा है वो है, तो उसके अनुसार लेखक अपनी विचारधारा बदलता रहता है और वो तभी लिखता है। तो पहले में और अब में काफी अंतर आप देख रही होंगी। बिल्कुल। आपने मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा है, उसने उस समय जो घटित हुआ, जो महसूस किया वो लिखा, तो आप उस समय से जोड़ के लिखते फिर आज के उससे लिखते हैं? देखो, उस समय के जोड़ से हम नहीं लिख सकते, हम तो आज का लिखेंगे जो आज है। अब मुंशी प्रेमचंद ने जो उस टाइम का अंग्रेजों का राज था, जो जेला कष्टकारी जो नीतियां थी उनको बेस बना के, उनको आधार बना के लिखा। तो आज जैसे सोशल मीडिया है और जो राजनीति में राजनेताओं में मिलावट आज, तो हम इस चीज़ को लेके लिखते हैं जो आज घटित हो रहा है। उस समय की विचारधारा को लेके कहीं कहीं मिक्स हो जाता है, लेकिन उस समय जैसे सती प्रथा थी, आप ये लगा लो, आज नहीं है। तो आज का जो वातावरण हम उसी को देख के लिखते हैं। बात करूँ हरियाणवी से, आपने हरियाणवी कविताएं लिखी और आपने बोला कि विजेता पे तो आपकी जो है फिल्म भी फिल्माई जाएगी, इसके साथ ही आपकी कविताएं जो है गाई जा रही हैं। लेकिन बात करें कि लिखने की, आज के समय में काफ़ी ये लगा लो ऐसा लिखा जाता है जो समाज को गलत दर्शाता है, या जो आज की युवा पीढ़ी है वो गलत उस चीज़ को जो है समझ लेती है, परोस लेती है। तो इसके संबंध में आप क्या कर रही हैं? अब यही मेरा मेन उद्देश्य है। आज जो कला है ना, वो जैसे हर कोई कलाकार बन गया है, कुछ भी आया, अजीब सी तुकबंदी, हम डांस भी देखते हैं, हरियाणवी सॉन्ग्स होते हैं हमारे जो डीजे वगैरह में शादी में ब्याह में नाचते हैं लोग, अजीब सी तुकबंदी होती है उनके अंदर। उनके अंदर मनोरंजन के नाम पे ऐसी चीज़ें होती हैं जो माँ और बाप, भाई बहन इकट्ठा अगर उसको सुने तो शर्म महसूस होती है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि मस्ती भी हो, मनोरंजन भी हो, लेकिन एक स्टाइल उसका ऐसा हो कि सब सुन सकें, उसमें अश्लीलता ना हो। तो वही मेरा उद्देश्य होता है कि साफ लिखें, क्योंकि कालजयी लिखने के लिए कालजयी रचना जो होगी वो अगर हम अच्छा लिखेंगे तो कल तक कोई बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ भाई, हमारी दादी, हमारी माँ, जो भी हमारी बहन, हमारी बुआ ऐसा लिखती थी। अगर मैं आज बुरा लिख दूँ, आज मैं फेमस हो जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल को हमारे बच्चों को भी गाली मिलेंगी और मुझे भी गाली मिलेंगी मरने के बाद कि क्या लिख गई। तो फेमस होना चाहे देर लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, और फेमस होना उद्देश्य भी नहीं है। सिर्फ एक भगवान ने मेरे को टैलेंट दिया है, समाज को राह दिखाने का काम मेरे को सौंपा गया है परम पिता की तरफ से, उसको पूरा करने की ही मेरी कोशिश है। बात करें आज की जो युवा पीढ़ी है उनकी, तो बहुत कम ऐसे जो पढ़ते हैं, वो ज़्यादातर देखते हैं, सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाते हैं। पढ़ने से वो करते हैं तो सुन लेते हैं, देख लेते हैं। तो आपकी जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं, जिनके माध्यम से आप समाज में बदलाव लाना चाहती हैं, तो जो कमी है युवाओं की, इसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि हमें वो जो हम लिख रहे हैं, जो अच्छे विचार वो हमें उन तक पहुँचाने भी हैं, लेकिन वो किताबें वो कम पढ़ते हैं, अपनी सिलेबस की किताबें ही पढ़ लें, वही बहुत है उनके लिए। तो इस विचार से आप क्या करना चाह रहे हैं? इसका जिम्मा लेखक से ज़्यादा समाज का है और सरकार का है। सरकार को चाहिए कि सिलेबस में कुछ ऐसी, जैसे पहले एक पुस्तक होती थी नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्यबोध, इस तरह की बुक्स, अब ये नैतिक मूल्यबोध की बुक्स है जो ये है ही नहीं बच्चों के सिलेबस में। और लाइब्रेरी में मैं देखती हूँ, जैसे लॉकडाउन था पीछे, तो मैंने अपने स्कूल की लाइब्रेरी को खोला, उसमें काफ़ी अच्छी बुक्स मिली मुझे। जो मेरी सांग संग्रह है, ये देखो न मुड़ के बुक है मेरी, इसमें 15 लेडीज़ को 3-4 नंबर के नीचे से ये, और इसमें ये जो 15 लेडीज़ हैं,
इनके ऊपर लिखा मैंने। जैसे सावित्रीबाई फुले हमारी पहली महिला अध्यापिका हुई हैं। भगिनी निवेदिता जो स्वामी विवेकानंद के ऊपर थोड़ा सा काफ़ी इम्प्रेस थी वो, और ये शिक्षा भी दी गई है कि एक स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भाई हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है और मैं आपको बहन मानता हूँ। इसी तरह रमाबाई रानाडे, पंडिता रमाबाई ये यानी कि सामाजिक मुद्दों के लिए लड़ी है लेडीज। दादा इनके बारे में नहीं लिख के गए क्योंकि ये तो बाद में आई हैं, काफ़ी तो वैसे पहले भी आई हैं, लेकिन इनको महत्व नहीं दिया गया। लेडीज़ के कार्य को कम महत्व दिया गया है, श्रृंगार रस में ज़्यादा लिया गया है उसको। तो लेडीज एक श्रृंगार का ही रूप नहीं होती, एक उपभोग की वस्तु नहीं होती, वो बहुत कुछ कर सकती है। तो इसके अंदर ये लाइब्रेरी से मैंने बुक मिली थी कोई, उसमें से मैंने सारा स्टडी करके फिर इसको मैंने एक अलग स्टाइल, अलग रूप देने की कोशिश करी इस बुक के अंदर। तो ये सरकार को चाहिए कि जो अच्छी किताबें लिखी जाती हैं उनको पहुंचाने के बाद उनको थोड़ा सिलेबस में थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में शामिल कर दिया जाए। अगर जो बच्चों को सिखाए कुछ तो बच्चे उसको पढ़ लेंगे। कि आपकी भारतीय इतिहास काव्य है, तो इसको लिखते वक्त आपने क्या सोचा? ये भारतीय इतिहास काव्य एक मात्र पुस्तक है अपनी इंडिया की अब तक जिसमें पूरी हिस्ट्री को कविताबद्ध किया गया है। आज तक हमारी हिस्ट्री बिखरी पड़ी है, गद्य के रूप में है और बिखरी पड़ी है, कोई टॉपिक कहीं है और पॉसिबल भी नहीं है एक साथ एक सिलेबस में लगाना इसको। तो मैंने जब बच्चों को पढ़ाया तो जैसे मान लो मैं बच्चों को टीपू सुल्तान पढ़ा रही हूँ या मैं अकबर को पढ़ा रही हूँ या मैं अशोक मान को पढ़ा रही हूँ, तो आगे पीछे का कनेक्शन तो है आपस में। तो बच्चे पजल हो जाते थे कि हम क्या करें जी, वो कौन था, फलाना कौन था। तो मैंने वहीं से एक साहित्यकार होने के नाते इस पुस्तक की रचना की सिर्फ बच्चों के लिए, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह तैयारी करे उन बच्चों ने पढ़ा तो काफ़ी पसंद आई, क्योंकि इसमें जीके भी है और कविता के रूप में है, और जो काव्य सामग्री होती है ना हमारी वो ज़्यादा प्रभावी होती है। हिस्ट्री को काफ़ी जैसे बोरिंग सब्जेक्ट बनाते हैं, किस हो जाते हैं, तो आपने इसको कविता रूप में थोड़ा सा इसको रोचक बनाने की कोशिश करी बच्चों को, क्योंकि कविता को बच्चे जल्दी ग्रहण करते हैं, एक तुकबंदी बन जाती है। जैसे हम पहाड़े भी कविता के रूप में गाते थे पहले, हाँ जी, तो फर्क होता है उस चीज़ में, वो याद करने में आसानी होती है। यस। एक ये ठगने हैं आपकी, ये ठगने आपको हंसाने के लिए लिखी मैंने, साथ ही इसमें ऐसे नाटक हैं जो मंचित किए जा सकते हैं मंचन पे, और साथ ही हमें झकझोर देते हैं हमारी सामाजिक व्यवस्था। अब जैसे चटोरा बाबा लॉकडाउन है इसमें एक नाटक, लॉकडाउन में क्या हुआ और क्या उसमें अंधविश्वास के नाम पे किया गया, और एक शादी नहीं होती बच्चों की तो क्या करते हैं वो, जिसमें अपने नाटक है इसमें। अब जैसे एक मंदबुद्धि बच्चा है, उसकी माँ चाहती है शादी हो जाए, या दूसरे की बेटी फालतू है, वो अपने तो मंदबुद्धि को भी वो चाहती है कि भाई बस कोई इसको जो होना, इस तरह की इसमें हंसी मजाक भी है बहुत ज़्यादा, और सामाजिक मुद्दों पर चोट भी की गई है इस पर। आपके अगर पूछे कि पसंदीदा सांगी कौन रहे हैं? मेरे पसंदीदा सांगी तो देखो सभी हैं, क्योंकि मैंने किसी को डीपली स्टडी नहीं किया अभी तक। जब मैंने बात करी, जैसे मैंने तीनों के नाम सुने हैं, जो रेडियो जैसे बचपन में हमारी बैठक होती थी, काफ़ी बुजुर्ग लोग वहाँ पे होते थे, मैं उनके बीच में बैठती थी। भगवान ने कुछ ऐसे अंदर दे रखा था कि मैं खेलना छोड़ के उनकी बातें सुनती थी। और रेडियो पे जो रागिनी सॉन्ग आते थे उस टाइम पे, काफ़ी एक रेडियो टंगा होता था बैठक में ऊपर कुट्टी पे, वो मैं बड़ी ध्यान से सुनती थी। कुछ समझ आता था, कुछ नहीं आता था। गाँव में सॉन्ग होते थे वो भी मैं देखने जाती थी 12-1 बजे तक, भाभी जी के साथ, भाई के साथ, अच्छी बातें होती थी उसके अंदर। वो सिस्टम ये खत्म हो गया, अगर वो शुरू हो जाए ना दोबारा से, वो जो अच्छी बातें थी वो सीखेंगे बच्चे, हम उनसे होके निकले हैं। तो मैंने दादार को 3 को पढ़ा है, और तीनों को डीपली नहीं पढ़ा है, सुना है मोटा मोटा। तो तीनों की बातें ही बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया और बहुत डीपली, सबकी अलग शैली है। लेकिन अगर मैं बात करूँ डीपली जाने की, तो मैं दादा मांगेराम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। जैसे अभी आप पिछले दिनों जाट महर सिंह पे भी लिख रही हैं, हाँ जी, तो उनको लिखने के लिए जैसे आप उन लोगों से बात करते हैं उनसे संबंधित है? हाँ, मैं स्टडी कर चुकी जो PDF होती है ना वो भेजते हैं, उनके ऊपर ग्रंथावली है। तो मैंने जाट महर सिंह पे लिखी, फिर मैंने लिखी दादा मांगेराम पे, फिर मैंने लिखी, मुझे पता नहीं था, नाम पहली बार सुना था, ये मुंशी राम जांडली वाले। तो इनका पता चला, इनके बारे में भेजा गया, भाई ये जो ना पिंगल शैली में लिखते थे। पिंगल शैली बहुत मुश्किल होती है वर्डों की, जो छंद की रचना। तो मैंने उनकी स्टडी करके उन पे लिखा, वाकई वो बहुत गजब थे। फिर दादा चतुर सांगी का नाम आया, ये मैंने कभी नहीं सुना ये भी। तो मैंने जब इस पे रचना लिखी तो कई पाठकों ने कहा कि भाई इनका नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो कई हमारे सितारे हैं जो गायब हो गए, और उनको लाने की मेरी पूरी कोशिश है, जिसका मुझे पता चलेगा। दादा लक्ष्मीचंद पे मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उनकी बहुत बड़ी फिल्म बन चुकी है, और इतनी बड़ी फिल्म के आगे मेरी कलम तो बहुत छोटी है। तो उन पे क्या लिखना जिन पे इतना फिल्म तक बन चुकी, मैं उन पे लिखूंगी जो बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन उनका आवाज़ वो समाज में कम जाने जाते हैं।
कमलेश जी, काफ़ी बार क्या होता है, अगर हम किसी एक के विषय में लिखते हैं तो 10 लोग उसको अपने तरीके से देखते हैं और अपनी ही बातें बताते हैं। ये लगा लो कि या तो ऐसे कविताओं में होता अतिशयोक्ति कर देते हैं, कुछ बातें वो वैसे ही बना देते, तो इसमें लिखने में मुश्किलें नहीं आती कि हम 10 लोगों से 10 बातें सुनते हैं और फिर कहीं पे ये लगता है कि नहीं वो ऐसा नहीं ऐसा था। देखो, राय तो सभी की एक हो नहीं सकती। कुछ लोग किस ढंग से सोचते हैं, कुछ लोग किस ढंग से। अगर हम इंसान बन के सोचें तो हर जाति में कला है, और कलाकार जो साहित्यकार होता है ना, किसी एक जाति का नहीं होता, वो पूरे समाज का होता है। ऐसे तो राम पर भी सवाल उठाते हैं लोग, सवाल तो उठने जायज़ हैं, लेकिन हमें अपना काम जो ना जारी रखना है, बिना भेदभाव के उन कवियों को सामने लाना है जिनका नाम आज धूमिल होने को है या धूमिल हो चुका है, और उनको मैं निडरता के साथ, चाहे किसी भी जाति धर्म में हो। जैसे मैंने सांग संग्रह लिया, देखो न मुड़ के, बेगम रुकैया हुई है मुस्लिम, बहुत अच्छा काम कराया, मैंने उनको लिखा है। हम जाति धर्म से ऊपर उठ के लिखेंगे, और यही हमारा परम कर्तव्य है एक साहित्यकार होने के नाते। हरियाणवी में अब तक आपकी कितनी किताबें चल चुकी? हरियाणवी में मेरी लगा लो आप, ठगने है, देखो न मुड़ के है 2, और 3 मेरी 6 किताबें मेरी हरियाणवी में हो चुकी हैं जी। तो 6 अलग अलग हैं, 2 सांग संग्रह हैं, और एक हमारे जो लोकगीत हैं, हमारे लोकगीतों में जीवन की हर धुन, ये मेरी बुक है। इसमें जो हमारे लोकगीत लेडीज़ गाती थी उनको मैंने समेटा है, और क्यों, उनका क्या उद्देश्य है, वो कैसे बने, वो कब गाए जाते हैं, सारा उसमें मैंने लिखा है। ये 250-300 पेजेस की मेरी बुक है, और ये प्रकाशनाधीन है। और इसी तरह से जैसे ठगने है और कहानी संग्रह है कि मेरा, इस तरह से 6 किताबें हैं मेरी। ज़्यादातर आप किन विषयों को उठाती हैं? ज़्यादातर तो मैं जो नारी हूँ, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, तो महिला होने के नाते मैं मोस्टली तो जो समाज में महिला का जो किरदार है वो विभिन्न रूप लिए हुए हैं। महिला के इतने किरदार हैं कि लिखना मुश्किल है। देवी भी है, और वो आजकल हम देख रहे हैं दूसरी तरफ भी चली गई है। तो मैंने हर मुद्दे को उठाया, ये नहीं कि भी नारी की पीड़ा ही दिखाई है, नारी पीड़ा दे भी सकती है, मैंने ये भी दिखाया है। फूल और पतझड़ मेरा उपन्यास है, उसमें नारी पीड़ा दे सकती है, ये भी मैंने दिखाया है। नारी का एक महान रोल होता है, अगर नारी का करैक्टर बिगड़ जाए, ढिल जाए, तो सारा समाज, सारा घर हिल सकता है। और नारी देवी रूपा है, ये भी मैंने, जैसे विजेता लगा लो आप, और मर्दानी माँ है, जैसे मेरी नाम से ही स्पष्ट है, ये अपनी ममता के लिए और दूसरे बच्चों पर किस तरह अपना प्यार लुटाते हैं, और पाकिस्तान तक इसको जाना पड़ता है, सारा दिखाया है। आपने एक नॉवल इंग्लिश में भी लिखी है। हाँ, द रिदम ऑफ एजुकेशन। तो इसको लिखने के पीछे क्या कारण? ये क्योंकि मैं एजुकेशन में हूँ, और मैंने एजुकेशन का जो कहते हैं ना भट्ठा गोल होते हुए देखा है, हम सब ने देखा है। एजुकेशन जैसे पहले हमारी गुरुकुल व्यवस्था होती थी, तो फिर जैसे हमारे स्कूल आए सरकारी, क्योंकि गुरुकुल तक हर किसी की पहुँच नहीं होती थी। फिर हमारे स्कूल आए, तो स्कूलों में क्या था कि सारी जाति के बच्चे वहाँ पढ़ते थे, अमीर के भी गरीब के, स्कूल स्कूल ही था। बाद में क्या हुआ, स्कूल बट गए, प्राइवेट हो गया अमीरों के लिए जिसके पास पैसे हैं, और फ्री में पढ़ने वाले आओ सरकारी में, वहाँ से गैप बनना स्टार्ट हो गया। तो इस नावल में मैंने ये दिखाया है कि प्राइवेट जो स्कूल, उनका उद्देश्य क्या है, उनमें क्या खूबियाँ हैं, सरकारी स्कूल है उनका उद्देश्य क्या और क्या कमियाँ हैं, और वो क्या कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर रहे। ये एक नावल, एक इंटरेस्टिंग कहानी के थ्रू मैंने इसको दिखाने की कोशिश करी है। आप अध्यापिका हैं सरकारी स्कूल में, हाँ जी। सरकारी अध्यापिका हैं, तो आपने बताया कि हमारे सरकारी स्कूलों में क्या कमियां रह गई हैं, तो उनको पूरा करने के लिए आप क्या करती हैं? मैं खुद एज ए टीचर जो कमियां हैं, जो सरकार, सबसे पहले तो हम सरकार के नौकर हैं। अगर मेरा पहला पीरियड लगा हुआ है इंग्लिश का, और ऊपर से आ जाता है भैया अभी ये डाक बना के देनी है आपको, तो मैं चाहकर भी मना नहीं कर सकती। अगर मैं मना करूंगी ना, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है सारा, मुझे भी बनानी पड़ेगी। अगर मैं मना करूंगी तो मेरी स्पष्टीकरण आ जाएगा। अगर मैं मना नहीं करूँ, मना करती हूँ, अगर स्पष्टीकरण आ जाएगा, मना नहीं करूँगी तो बच्चों का लॉस होगा। तो हम कई बार मजबूर होते हैं, वो चीज़ इसमें मैंने मेंशन करी है कि टीचर को आप दूसरे कामों के लिए यूज़ ना करो। वैसे फ़र्क भी अब तो सरकार ने लेटर निकाला है, लेकिन फिर भी हमारी जो डाक होती है वो तो हमें देनी पड़ेगी। बच्चा को SLC लेने आ गया, पहले पढ़ता था 1970 में, मैडम जी पेंशन बनवानी है जी, तो SLC देना पड़ेगा, मैं किसी तरह से मैनेज करूँ टाइम अपना। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। और सरकारी स्कूलों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि इनका अलग से कोई हो, लेकिन प्राइवेट स्कूल में अलग से होते हैं, SLC देने वाला अलग है, वो सैलरी कम है लेकिन ये व्यवस्थाएँ कर देते हैं, इस तरह का सिस्टम। क्योंकि अब निजी स्कूल में यानी कि प्राइवेट स्कूल में सैलरी बहुत कम है, टीचर पिसता है, बिल्कुल माँ बाप भी पिसते हैं साथ में, और पढ़ाई के नाम पे बिजनेस है। वो ट्यूशन है, ट्यूशन आपको यहीं लगवाना है, किताबें आपको यहीं से लेने हैं, यूनिफॉर्म यहीं से लेनी है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी हैं बजाय कि सरकारी की। बस थोड़ी सी में प्रॉब्लम ये होती है कि बीच में फिर भी मैनेज कर लेते हैं उस चीज़ को, खाली पीरियड होता है जो हमारा। पहली कविता कौन सी थी? मेरी पता है कि मैंने कविताओं से शुरुआत की है। मेरी कविताओं से शुरुआत, जैसे सुनो तुम है मेरा, इसमें पढ़ी है एक बुक, सुनो तुम नाम है उसका।
नीचे सबसे नीचे है, मर्दानी माँ के भी नीचे। ये है सुनो तुम। इसमें 100 कविताएं हैं, जो कुछ तो औसत हैं, एवरेज हैं, और कुछ बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि मेरा कविताओं के उसमें पहला वो था। क्योंकि वैसे तो मैंने पहला उपन्यास ही लिखा है, गज़लें लिखती थी पहले मैं थोड़ी, वो जैसे वो गज़लें जो मेरी अखबारों में प्रकाशित हुई इसमें भी हैं। तो इसमें मिक्स हैं, जो भी मेरे विचार हैं, होली के बहाने हैं, जैसे ये लगा लो आप। तो अगर आप हरियाणवी की बात करें, क्योंकि ये हिंदी काव्य संग्रह है मेरा, हरियाणवी की अगर बात करें तो जैसे अब मैंने हाल ही में लिखा था कि बखत पुराना आके बोलिया एक दिन नए दौरते, मैं बड्डा तू छोटा भाई सुनिए बात गौरते। सब तक पहले तना बताऊं तन राह बनाई कोन्या, यानी कि बखत की आपस में बात हो रही है, पुराना की नए के साथ। सब तक पहले तना बताऊं तन राह बनाई कोन्या, 36 डाल की जात हुई ये जा गिनाई कोन्या, पढ़े लिखे ये बालक तेरे पर उसी लिखाई कोन्या। यानी किस तरह से हमारा जो समाज है उसमें क्या बदलाव आया वो दिखाने की मैंने ट्राई करी है। अब जैसे मेरी ये सांग संग्रह था, ये जो देखो ना मुड़ी का, मैंने आपके लिए थोड़ा नोट किया था। जैसे निवेदिता सांग है, इसमें एक जगह मैंने लिखा है भाई, कमलेश गोयत खटक लिखने की ना रहने दे चैनते। कई लोग कह देते हैं आपने इतना जल्दी इतना कैसे लिख दिया। तो मैं बता दूं, मैं 11-12 बजे तक रात को लिखती हूँ। मेरी नींद मेरे अंदर बहुत कम है, परमात्मा मेरे से काम लेना चाहता है तो नींद भी कम देगा। कमलेश गोयत खटक लिखने की ना रहने दे चैनते, बदला बदला ढंग होया ना नींद गई नैनते, बदला बदला ढंग होया या नींद गई नैनते, घर के सारे खिलाफ कलम के डर लगे बहनते, दिन भर चले ख्याल कई फिर बतलाव रहते हैं। पूरे दिन ख्याल भी चलते रहते हैं, बस में बैठे हैं तो मेरे अंदर माइंड में चलता रहता है क्या करना चाहिए। भूले बिसरे किससे सुनाए इस विद्वान जानते हैं। अब घर के सारे खिलाफ का मतलब क्या है, मेरे घर वाले पहले खुश नहीं थे कि मैं लिखूं, क्योंकि जब मैं कोने में लिखने बैठती हूँ तो जो घर की थोड़ी जिम्मेवारी उसे भूल जाना पड़ता है 1-1.5 घंटे के लिए। हाँ, तो धीरे धीरे फिर ये फल लग गया, इनको भी कुछ दम है, लोग भी बताते हैं अच्छा लिखा है, तो फिर अब घर के मेरा पूरा जो ना कोऑपरेट करते हैं। जैसे जो राइटर होते हैं उनको काफी बार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। हाँ, ये तो है। तो आपकी कोई ऐसी रचना जिसको लिखकर आपने आलोचनाओं का सामना किया? वैसे तो आपकी कोई एक ऐसी रचना हो कोई कि जिसको लिख के आपको आलोचनाओं का सामना करना पड़े? देखो, अभी तो हम इतने बड़े हुए नहीं कि हमारी आलोचना हो। अब तो वही है, ताली बजाने वाले हैं, कोई रचना डाल दी ताली बजाते हैं लोग। हाँ, बाकी आलोचना वाला तो ऐसा कुछ मुद्दा है नहीं, सब ठीक है परमपिता की कृपा से। कोई और कहते हैं कि आलोचक तो सच्चा प्रशंसक होता है, कमी निकालता हम उसको दूर करें। तो ये जो एक आधा है भाई ऐसा सच्चा, वो जो बताता हम उसको दूर भी करते हैं, ये लाइन आप ऐसे लिखो तो जी और बेटर होगा। आलोचना तो नहीं है, खैर वो सुधार उसको हम कहेंगे। और आलोचना का अभी तक ऐसा कुछ ठीक है सब। अब तक आपकी कितनी किताबें छप चुकी हैं? अब तक मेरी 14 तो ये आपके सामने पड़ी, 14 बुक्स तो, और 4 मेरी प्रकाशन में है, यानी कि मेरी 18 बुक्स तैयार हैं अब फिलहाल। लास्ट आपकी बुक आपने कौन सी लिखी थी? अब भी शायद आपको कुछ लिखी नहीं है किसी एक नावल? हाँ, ये नावल नहीं है जी, ये आपका हमारा जो है ना रागिनी संग्रह है। ये इसमें जो समय का जो बखत लहरी नाम है इस किताब का, जो हमारी जो आज का रागिनियों का सिस्टम है सारा, वही इसके अंदर मैं समेट रही हूँ। जैसे किसान आंदोलन चल रहा है उस पर लिखे 3-4, और समाज बदल गया उसके ऊपर है, सोशल मीडिया के ऊपर है, इसमें डिफरेंट कलर हैं सारे। गाई भी है आपकी रागनियाँ किसी ने? हाँ, मेरी गाई है, रागिनियाँ भी गाई जा रही हैं। सबसे पहले मेरी गाई जो भाई थे जोगेंद्र मलिक हैं, उन्होंने गाई है। मैंने फेसबुक पे एक रचना डाली। मैं जैसे लॉकडाउन था, बच्चों को होमवर्क कराने के बाद काम ऑनलाइन पढ़ाना होता है, मेरे मन में आया बिल्कुल गर्मी बाहर, मैंने रचना मेरे अंदर से निकली, सावन सूखा फागण गीला, तो इसको मैंने डाला तो भाई का तुरंत फ़ोन आ गया। फ़ोन नंबर मैंने मेंशन कर रखा था। बोले बहन जी आपकी ये रचना मैं गाऊंगा। मैं उनको जानती नहीं हूँ, तो मैंने भाई कौन बोल रहे हो आप भैया? बोले भाई बहन जी मैं जोगेंद्र मलिक हूँ और मैं गायक हूँ। उन्होंने कहा मैं नया गायक हूँ। मुझे बाद में पता चला वो फेमस गायक हैं। तो इतना बड़प्पन है उनका, ये खुद कॉल कर रहे हैं मेरे पास, और फिर उन्होंने मेरी रचना गाई। तो मुझे लगा कि मैं लोगों की काफ़ी प्रशंसा लोगों ने करी मेरी, तो फिर मैंने रागिनियों का थोड़ा सा ट्राई किया। वैसे उससे पहले ये सांग से रामगढ़ी तो आ चुका था, तो फिर उन्होंने गाई तो मेरी फिर 5-4 रचना और गाएगी। जैसे बाहर पढ़ने जा है बेटी मान राखी है मेरा, ये पिता और बेटी के बीच में बातचीत है। बेटी कहती है कि बेटी हो से श्यान बाप की मन सब बात का मेरा। इसको इतना पसंद किया गया, लोगों ने शेयर पे शेयर इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। हाँ, इसको मैंने सुना भी है। हाँ, ये आपने सुना है, सभी ने लगभग इसको सुना है। फिर मैंने लिखा
फौजन जो होती है, हमारे अभी तक क्या दिखाया गया है कि जाइए ना पिया मना छोड़ के, हमारे दो गीत भी इस तरह के हैं कि नारी को थोड़ा वीक दिखाया गया है। लेकिन फौजी जो जीवन होता है ना, फौजी की घरवाली परिवार उसका पूरा सेक्रीफाइड करता, वो बलिदान देता अपना। तो मैंने एक ऐसी फौजनियों पर लिखा जो बलिदानी औरत है जिसको कह सकते हैं, वो मोटिवेट करते हैं कि आप जाओ बॉर्डर ऊपर ड्यूटी बाहरी सच्चा फर्ज निभाना। तो ये रागिनी भाई जोगिंदर मलिक ने गाई, इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है आजकल भी, बहुत ज़्यादा। अब इसको 15-20 दिन हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुआ टाइम, बहुत पसंद किया गया। फिर इसी तरह से सेक्टर के मैं कोठी तेरी राखी आना जाना, देखें बाट गाल गाम की ना करिए घर बिराना। तो इसका मतलब क्या है कि आप शहर में आ गए हो, गांव को भूलो मत, गांव की मिट्टी आपको बुला रही है। इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। ये शोक सांचला ने गाया गीत। तो अब गायक जो ना चुन रहे मेरी रचना को गा रहे आगे भी। जो आपने लिखी रचना जो जोगिंदर मलिक जी ने गाई थी वो हम सुनना चाहेंगे। अब जोगिंदर मलिक ने जो गाई थी सामन सूखा वाली, सामन सूखा फागण गीला यो मौसम रहे उघाड़ा रहे। मैं एक बार इसमें देख लेती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरा इसमें। ये दूसरी तीसरी पे नंबर पे ही है मेरी रागनी। क्योंकि काफ़ी मेरे माइंड में चलता रहता है, ये पहली रागनी ये रही। सामन सूखा फागण गीला मौसम रहे उघाड़ा रहे, सरसम गेहूँ मार दिए नू करया राम ने खाड़ा रे। मारे भूखे डांगर नाख चखते खेत डबड़ी क्या राम है, बरसे मैया सुंडी लगी अड़ लग्या जवारा में। किसके जाके मांगू तूड़ी किसके लाऊं पाड़ा रे, सरसम गेहूँ मार दिए नू करया राम ने खाड़ा रे। लेके फसल गया मंडी में भाला तेव व्यापारी, आलू लिए 98 किलो वो रेट बता सरकारी। बालक मांगे कापी पेंशन नहीं गोज में भाड़ा रे, सरसम गेहूँ मार दिए नू करया राम ने खाड़ा रे। कौम किसान घनी मेहनती बात सुनो भाई गौर तैं, धरती में तैं सोना काढ़े ये मारे कसी जोर तैं। आज के समय पे जो लिखा जाता है और जो आप ये कह लीजिए मशहूर गायक हैं या राइटर हैं, उनको भी अब जो है ना इतनी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है कि समाज उनका बहिष्कार कर रहा है उनके लिखे हुए का। हाँ। तो इस चीज़ को ये बोला जाता है कि अगर कोई हमें गलत लग रहा है तो उससे अच्छा लिख के हम उस चीज़ को दबा। बिल्कुल, मैंने ऐसी ट्राई करी है। क्योंकि क्यों आलोचना हो रही है उनकी, क्योंकि ये जैसे पीछे लाडो शब्द को ही आपने सुना होगा, मैटर लाडो, गर्लफ्रेंड को लाडो बोलेगा 2-3 गीतों में। तो मैं ये कह रही हूँ भी क्या बच्चों में समझ नहीं है, वो कलाकार तो बन गए, लेखक तो बन गए, कलम थाम तो ली, लेकिन हमारी संस्कृति में क्या है वो उसको स्टडी करना जरूरी है। पाठक से पहले लेखक से पहले पाठक होते हैं। जैसे फिर उन्होंने कहा, मैंने किससे बात करी कि भाई आप ऐसा बोढ़ापन क्यों दिखाते हो। जैसे एक पीछे गाना था कि मैडम नाचा नाचा, कुछ इस तरह का अजीब सा गाना। हाँ, तो वो थोड़ा सा उसमें वर्डिंग थोड़ी सी ऐसी है कि बहन भाई नहीं सुन सकता इकट्ठा, सिर पर चुन्नी तार कुछ इस तरह, मुझे याद नहीं रहती ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि मस्ती कैसे करें, तो उनके जवाब में मैंने गीत लिखा। मेरा भी जल्दी रिलीज होने वाला है ये गीत, बहुत जल्दी आएगा। पैर पजामी ऊंची लांडी मन कती ना बाती ना, मन कती ना बाती या। तो लेडी कहती है कि फैशन का तना बेरा को ना फूका सबकी छाती है। तो पहरावे के ऊपर वो लेडी की बात भी रख दी और जेंट्स की भी मैंने, पति पत्नी के बीच में। मस्ती का गाना है, नाचो को कोई माँ बाप कोई सुनो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं अश्लीलता फूडपन नहीं है। जैसे आपने मैम शब्दों की बात की, जैसे काफी सारे ऐसे हैं कि उन्होंने बोला कि जिसके हम लाड करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, हम उसको लाडो बोल देते हैं लाड में। लाड तो काफी सारे जो है युवा है उन्होंने ये पक्ष रखा। ये पक्ष बिल्कुल उन लोगों को पता ही नहीं है। लाड और प्यार में थोड़ा सा वैसे तो सेम है, लेकिन लाड, जैसे हमारी बुआ का नाम भी, मेरी बुआ जी का नाम लाडो था, जो लाड से पाले जाए। और लाड से कौन पालता है? माँ बाप, भाई, बड़े भाई बहन होते हैं, वो लाड से पालते हैं। लाडो हो गई वो जो प्रेम है, जो प्यार है, वो इश्क बोलते हैं जिसको। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक पति पत्नी का वो अलग है, लाडो से अलग है वो। लाडो सिर्फ घर में होती है बेटी, बहू जाके लाडो नहीं होती, बहू रानी हो जाती है, वो जो भी है वो लाडो नहीं रहती वहाँ। उसका एक पीहर में लाडो है, वो वहाँ लाडो नहीं है।
जैसे हमारे संबोधन होते हैं, हमारी डाली होती है बुलाने के किसी को, Yes. इसको लेके भी काफ़ी जो है विरोध किया गया था, जैसे कि ए आई ओ ये इस करके हम जैसे इनको मेंशन करके गीत जो है वो गाते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? कौन से गीत जैसे? ऐसे कि गुलजार साहनी वाले का हाँ, एक ये गीत था कि खोलिए कवाड़े लाडो तेरा बटी वाले, तो ये तो हम ये डाले जो तो बहनों के लिए ये आम आदमी भी समझता है, वो लेखक हो गए कि भी नहीं समझ पाई। ये तो भाई तहलान जसोर खेड़ी है जो फौजी भाई, उनका भला हो, मैंने तो कभी सुना भी नहीं था इसको, नहीं तो मैं जरूर लिखती। उन्होंने इसको इतना विस्तृत रूप दिया, इतना व्यापक विरोध इसका किया गया कि वो अब कह रहे हैं कि भी आगे से हम सुधारेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसा पता नहीं था। और जो ये समाज का जो अगर हम बात करें, जैसे आपने पूछा है कि भाई समाज को दिशा, अभी मेरा उपन्यास है एक आपातकाल में ग्रहण। ये आजकल जो ना शादियां नहीं होती बच्चों की, जैसे लड़कों की शादियां नहीं होती, विदेश से बाहर से भी लेके आते हैं, दूसरी स्टेट से लेके आते हैं। इसमें मैंने एक कैरेक्टर लिया है, लेडी का नाम है इसमें, वो उसके 4 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं उसके, और उसकी जो सगी बहन है लीलो, उसके जो ना 4 लड़कियां हैं। तो वो दोनों सगे भाई हैं, वो दोनों सगे भाइयों की पत्नियां हैं, तो वो आपस में भाई बतलाते हैं कि भाई तेरा एक बेटा की जरूरत है, मैंने एक बेटी की जरूरत है, आप चेंज कर ले आपस में बेटा बेटी को। तो वो जो लीलो है जिसकी सॉरी जो कमला है, जो उसके 4 बेटे हैं, वो घमंड में आ जाते हैं कि क्यों मैं क्यों दूं, मेरे बेटे ऐसे हैं, मेरे बेटे ऐसे हैं। तो जब वो बड़े हो जाते हैं, लाइफ चलती है उनकी, तो लड़कियां नाम रोशन करती हैं, लेकिन वो लड़के शादी नहीं होती चारों की, क्योंकि घर का काम ऐसा नहीं है। तो क्या करते हैं कि शादी के लिए वो कहते हैं कि अब मुझे तेरी एक बेटी दे दे और बदले में मेरे एक बेटे को विवाह दे, ऐसी सिचुएशन उनकी बन जाती है। तो समाज पे एक टैक्स करने की या समझाने की मैंने कोशिश की है कि भाई लड़का लड़की दोनों ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ये नहीं कि भाई लड़की ही आजकल जैसे हम कर रहे हैं, नहीं, लड़का भी जरूरी है और लड़की भी। लड़की अपने घर जाएगी, लड़का अपना लेके आएगा, अपने घर को बसाएगा, दोनों ही माँ बाप के लिए कीमती बराबर हैं, दोनों चीज़ें हमारे यहाँ होनी चाहिए। अगर नहीं होती हैं तो आपस में गोद ले सकते हैं, आदान प्रदान आपस में कर सकते हैं। कमलेश जी आप स्त्रियों पे लिखती हैं और स्त्रियों के प्रति जो सोच है उन पे व्यंग्य करती हैं। एक छोटा सा मेरा सवाल आपसे ये होगा कि किसी एक महिला के सम्मान के लिए हम दूसरी महिला का अपमान कर जाते हैं। जैसे आपने बात की फौजी तहलान की, उनके गीत की बात की, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस कल्चर को उठाया कि हमारे कल्चर में, हमारी हरियाणवी संस्कृति में लाडो शब्द जो बहन बेटी के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो लोग इसको जो है कलंकित कर रहे हैं, हम उन्हीं को कह रहे हैं कि तुम्हारी बहन बेटी के साथ ऐसा हो। तो इसमें ऐसा नहीं लगता कि उन महिलाओं के साथ ये जो बेइज्जती है उनकी की, जिनको हम ये बोल रहे हैं, उनकी ये लाइन है कि वो अपनी बहन के यार हैं, तो इसमें तो गाली तो उस दूसरी महिला को दी गई। मैं ये बिल्कुल, मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये ऐसा है जैसे मान ले कोई, मैंने ऐसे देखे हैं, वो मेंटलिटी उनकी औरतों जैसी होती है और करते हैं। अब जैसे आप ये लगा लो, छोटा बच्चा होता है बचपन में, लड़की चूड़ियों से खेलेगी, लड़का बंदूक वगैरह लेगा। अगर लड़का चूड़ियों से खेलता है ना, तो हमारे समाज में उसको, ये मेरे सामने बैठा है, ये ऐसा था, तो चुन्नी लेता है जैसे ये, तो हमारे समाज में मैंने देखा है, मैं तो दे देती हूँ भी बच्चा, इसको एक खुशी मिलती है, इसको करने दे, लेकिन घर के कहते हैं नहीं ये बड़ा हो गया ऐसे ही बनेगा। तो ये जो मेंटलिटी है हमारी, ये नारी के प्रति एक घिन्न भाव को दिखाती है, नहीं कि पुरुष के प्रति, कि भी नारी जैसा नहीं बनना, नारी बेशक नर के जैसी बन जाओ, नारी जैसा तुझे नहीं बनना है। तो इसमें मैं क्या कहूँ समाज का, मैं मेरी पर्सनली राय अगर मैं दूँ तो सबकी अपनी रुचियाँ हैं, कोई कुछ पहनो कोई कुछ करो, लेकिन एक दायरा बंधा हुआ है हमारा, उससे अलग जाना, उसे कोई अलग तोड़ता है उसको, तो सवालों का जो सामना करना पड़ता है। आपने महिलाओं पर भी लिखा, पुरुषों पर भी लिखा, और जो है किन्नर है उन पर भी लिखा। क्या समलैंगिकता जो है उसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? उस पर तो मैंने नहीं लिखा, क्योंकि समलैंगिकता के ऊपर मैंने पढ़ा तो है, लेकिन मैं अगर पर्सनल राय दूँ अपनी, तो मैं इसे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि हमारी जो प्रकृति है, जो हमारी, कहीं भी आप देख लो पशु पक्षियों में कहीं भी, मेरी पर्सनल राय तो ये कि गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने इस पर नहीं लिखा इस विषय पर, मुझे इसका डीपली ज्ञान भी नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों जो भी है, और इस पर मैंने नहीं लिखा। तो इसमें जैसे सुधार की गुंजाइश हो कि हम जैसे उनको समझाएं, इसको बढ़ावा दें, तो उसके लिए क्या आप ऐसा कोई लेखन लिखना चाहेंगे? अभी तो मेरे माइंड में, मैंने जैसे कि बताया, मैं डीपली इस विषय के बारे में जानती नहीं हूँ। एक राइटर है नरेश जी, उन्होंने लिखा है इस पर, उन्होंने भेजा भी था, बोला बहन जी मैं इस पर लिख रहा हूँ मैडम जी। तो मैंने कहा भाई ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात आप लिख रहे हो, क्योंकि मैंने उसका 2-4 पेज पढ़े, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बोले ऐसा होता है, मैंने देखा है कहीं, चलो वहाँ पहले आप लिखो, देखेंगे। सुना था, जब पढ़ा था, जब
पता चला तो सोचे कि अच्छा ऐसा भी होता है, और फिर लेकिन दूसरे तरीके से देखे तो सबकी अपनी भावनाएं हैं, सबको अपने तरीके से जीने का अधिकार है, देखो, अधिकार व्यक्त करने का अधिकार है। अधिकार तो है, अब गंदगी फैलाने का अधिकार किसी को नहीं होता, और मैं तो यही मानती हूँ कि ऐसा गलत है वो कहीं नहीं। वो मेरी राय है, ये हो सकता है सही हो, कल को कानून भी उसको मान्यता दे दे, कई देशों में दी भी है, लेकिन मैं अगर पर्सनली एक इंसान होने के नाते कहूँगी कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए समाज के अंदर। आपका उद्देश्य क्या है मैन लिखने का? जैसे आपके अंदर जो टीश है आप वही निकालना चाहती हैं, फिर कुछ परिवर्तन क्या लाना चाहती हैं? मैं अपनी जो संस्कृति है हमारी, कैसी संस्कृति रही है, और उसके थ्रू उसको दिखा के आज क्या हो रहा है और उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा है, दोनों पहलुओं को लेके चलती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों पहलुओं को लेके आऊँ एक साहित्यकार होने के नाते, क्योंकि कलम में बहुत ताकत होती है। कलम बहुत कुछ बदल सकती है, कलम ने बदला भी है, लेकिन वो युवा समाज तक पहुँचे, पीढ़ी तक पहुँचे, वो तभी बदलेगी। वो इसको कोई पढ़ेगा ही नहीं तो कैसे बदलेगी? तो मेरा उद्देश्य है, मैंने एक सोनू मलिक भी आए थे पीछे, वो मेरी बुक्स लेके गए हैं, उन्होंने कहा कि मैं इन पे ज़रूर मूवी या नाटक वेब सीरीज़ लेके आऊँगा साथ, ताकि समाज होना जागृत हो जाए। तो इसीलिए मैं ऐसा लिखती हूँ कि कल को इस पे कुछ बने तो एक ऐसा लगे कि भाई हाँ, सुधारने की कोशिश करिएगा, उस खामी ना हो उसमें, बच्चों को कुछ अच्छा सिखाएं। मेरा ये उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी कुछ अच्छा सीखे। अब जैसे ये संस्कारा चश्मा पहला हरियाणवी कव्वाली संग्रह है, अपने हरियाणा में कव्वाली नहीं लिखी गई हैं, और कव्वालियों को जब गाया जाता है ना तो बड़ा इंटरेस्ट बनता है सुनने में। जैसे पर्दा है पर्दा, तो इस प्ले पे मैंने भी इसमें लिखी है गंदा है गंदा, भ्रष्टाचार के ऊपर कराया है मैंने। तो इसमें 51 जो कव्वालियाँ हैं हमारी, तो इसमें मैंने सारा ये दिखा कि जैसे टिंकू मिंकू नाम हो, 5-6 कड़े राम लगे, नाम तक हमारे चेंज हो गए। जैसे हवा सिंह होते थे, जैसे छोटू राम होता था, जो नामों में दम होता था। टिंकू चिंकू पिंकू ये हमारी कल्चर में ही नहीं है। मैं नामों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन समाज बदल गया, और समाज बदलने के साथ ही हमारी सोच भी बदल गई। जैसे जोन और फलाने दकड़े ईसाइयों जैसे जो नाम होते हैं, हमारी हिंदू संस्कृति है। मैं ये नहीं कहती कि भाई हम हिंदू ही हैं और इस देश में कोई है नहीं, लेकिन अपनी संस्कृति को बचाना, हमने पहले बहुत बचा चुके हैं। हम दूसरी संस्कृति से बहुत कुछ ले लिया, दामन कुर्ते सब गए हमारे, हम बहुत ले चुके हैं, लेकिन अपनी को खोते जा रहे हैं। तो दूसरों की अच्छी बातें अपनाओ, लेकिन अपनी को भी रखो साथ में, ये मेरा उद्देश्य है। एक सवाल मेरा और है आपसे कि क्या पहनावे को लेके, कि पहनावा, आपने पहनावे का जिक्र किया, आपने नामों का जिक्र किया, क्या पहनावे और नाम से बदलता है? पहनावे और नाम से बदलता है बिल्कुल। जैसे मेरी पर्सनली राय है, जैसे एक आजकल इसको अगर हम दूसरे वे में सोचें तो मेरा ये जो दायरा सीमित माना जाएगा, लेकिन अगर हम इसको बड़े बुजुर्गों की नज़र से देखें ना, तो जैसे आजकल लड़कियां पहन लेती हैं, यहाँ तक का है वो खुला है, यहाँ से भी खुला है। जो नारी की देह है ना, वो हीरे के समान है। अगर हीरो को खुला छोड़े तो चोरी हो जाएगा। तो नारी के जो अंग हैं, हमारी जो अंगों की बनावट है वो ऐसी है कि दूसरा उसको बिल्कुल देखना चाहेगा। तो अगर हम उसको ढक के रखेंगे, हीरा जो होता है ढक के रखा जाता है, सोना ढक के रखा जाता है, कीमती एक शरीर नारी को मिला है, तो उसको ढक के रखना चाहिए। पहनावा ऐसा होना चाहिए कि एकदम से नज़रें किसी की चुभे नहीं, ऐसा शालीन पहनावा हो जिसमें ढका हुआ शरीर हो। और ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि भाई बिल्कुल घुट जाओ आप, लेकिन हमारे पहनावा ऐसा ना हो कि उगाड़ापन उसमें फुहड़ता उसमें नजर आए। पहनने का ढंग, आपने पहनावे को, इसमें अभी जो है बात हम पहनावे की उठाएंगे, आपने पहनावे को जिक्र किया कि पहनावे से जो है ना हमारे विचारधारा, हमारे संस्कार बनते हैं, लेकिन काफ़ी जगह हमने ऐसा भी देखा है कि जो पूरी ढकी हुई है, या ओल्ला या डाठा हम जिसको बोल देते हैं, वो बिल्कुल पूरा कवर करके और शर्म बिल्कुल उतार के रख देते हैं, अपने देवर जेठे उनके साथ झगड़ा करते हैं। बिल्कुल ऐसा है। मैंने ये नहीं कहा कि पहनावे से विचार, मैंने कहा हमारी संस्कृति का जो पहनावा है उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमारा जो बातें हैं पहनावे के साथ, और बातें जुड़ी हुई हमारी संस्कृति को, दूसरी को अपनाओ, लेकिन अपनी को मत छोड़ो। अब जैसे आप मैं ये नहीं करेगी भाई वो डाठा मार लिया तो वो जो होना बहुत शालीन है, संस्कारवान है, ऐसा नहीं है। वो तो हमारी अंदर की भावना कैसी है उसी पे डिपेंड करेगा। लेकिन हमारी जो संस्कृति है ना, उसको मत छोड़ो। जो ये आजकल, मैं ये नहीं कह रही कि भाई जीन्स टॉप ना डालो, बिल्कुल डालो, मेरी गुड़िया खुद डालती है, मैं भी डाल लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो शालीन कपड़े हैं ना, वो जीन्स टॉप भी शालीन कपड़ों में आते हैं, ढके हुए होने चाहिए। ये नहीं भाई यहाँ तक फटा हुआ है, यहाँ तक है। मैं उसको कह रही हूँ कि वो इतना खुला मत करो इस बॉडी को, क्योंकि एक नारी का जो शरीर है वो मोती के समान होता है, उसको ढको, बस मैं ये कह रही हूँ। लेकिन और ये जो जिसने ये डाल लिया ना यहाँ तक, मैं ये नहीं कह रही उसके विचार जीरो हैं या उसके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ उस शरीर को बुरी नज़रों से बचाना है आपको। समाज बुरा है, आप बुरे नहीं हो, समाज बुरा है, इसलिए खुद को बचाने के लिए ऐसे कपड़े डालो कि आपका शरीर दूसरों को एकदम से जो ना
फिर खुद फील होगा हमें भी, मैं डाल के चली जाती हूँ, मेरे विचार बढ़िया मैंने डाल लिए, लेकिन दूसरों के विचारों का क्या करूँ, दूसरे के विचार को भी हमें देख के चलना पड़ेगा। मैं गाड़ी चला रही हूँ, मेरी गाड़ी है, वो मुझे देखना है, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाए, दूसरा चाहे गलत चला रहा है मुझे बचाना पड़ेगा। यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि हमें अपने आप को बचाना है, दूसरों की नज़रों से बचाना है, तो इसलिए पहनावा शालीन होना चाहिए। कमलेश जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जैसे हम लिखते हैं तो वो या तो जो बीत चुका वो लिखता है, या फिर जो बीत रहा है वर्तमान वो लिखता है, और आगे वो भविष्य की कल्पना करता है। Yes. तो आपने बीता हुआ भी लिखा, वर्तमान में जो चल रहा है वो भी लिखा, तो भविष्य की कल्पना आपकी कैसी है कि आपका समाज मैंने भविष्य की कल्पना भी कोशिश करी है, जैसे मेरा विजेता उपन्यास ले लो, इसमें मैंने कल्पना करी आगे समाज में आगे क्या होगा, आगे कैसी गाड़ियाँ होंगी, कैसे लोग होंगे, कैसे चलेंगे, कैसे जिएंगे, और ऑक्सीजन की कमी वगैरह जो मैंने महसूस किया। लेकिन मेरे अंदर से एक भाव निकल के आता है कि हे भगवान, इतना बुरा मत करना कि हमें ऑक्सीजन भी सिलेंडरों में भरनी पड़े, कुछ हद तक तो हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो मेरी हिम्मत नहीं होती, जो मैं सोचती हूँ कि उसको उतारूँ कहीं वो सच ना हो जाए, तो मैं ये पॉजिटिव लेके चलती हूँ कि आगे बढ़िया होगा, नेगेटिव होगा लेकिन बहुत अच्छा भी होगा। तो मैं बहुत बुरा नहीं लिखना चाहती, मैं बहुत अच्छा लिखना चाहती हूँ, और वो घटित होना चाहिए बहुत अच्छा। ये मेरी सरस्वती माँ से भी जो होना, जो मेरी गुरु हैं सरस्वती माते, मैं उनसे यही कहती हूँ कि मेरे शब्द ऐसे हों, अच्छे हों, और वो अच्छा ही आगे हो, घटित हो। अभी तक आपने औरों को ही मेंशन करके लिखा, क्या कमलेश ने खुद को मेंशन? यस, बिल्कुल मैंने खुद को मेंशन करके लिखा है। बहुत ज़्यादा जगह पे मैं होती हूँ मेरे नावल्स में। जैसे मेरा सारस जोड़ा उपन्यास हरियाणवी आने वाला है, प्रकाशित है, वो होने वाला है वो, और एक अबला बनी बदला है, इसमें रेप जो केस होते हैं उसके अंदर है वो। तो उसमें जो बीच बीच में मैं हूँ, बिल्कुल कई जगह मैं हूँ, और जो मैंने, मेरा स्टाफ है, एक भाई है मेरा, वो बड़ा मज़ा किया है, मैंने उसको भी उसमें मेंशन किया है, वो हंसेगा पड़ेगा तब। तो मैं लेती हूँ आसपास से, आप मेरे से बातें करें, हो सकता है मैं कल को आपको भी ले लूँ। तो हमारे साथ ही कमलेश गोयल जी, जिसने समाज के हर मुद्दे पे लिखा है, कविताएं लिखी है, उपन्यास लिखे हैं, कहानियाँ और नाटक लिखे हैं। साथ ही साथ जो हरियाणा के मशहूर सांगी रहे हैं, उनके जीवन पर भी ये लिख रही हैं, और आगे भी इनका लिखने का विचार है। ऐसे सांगी जो समाज से, जो जिनका उस टाइम तो वो थे लेकिन आज उनका नाम गायब हो चुका है, उनको भी कमलेश जी सामने लेकर आएंगे। इनसे मुलाकात होती रहेगी। इनसे मिलने के लिए और बातचीत करने के लिए बने रहिए द खबर हरियाणा के साथ। मैं सरिता सिंह, जय हिंद, राम राम।